नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि आपने पिछली वीडियो में लगातार आप देखते आ रहे हो, एक नए एडवोकेट को क्या क्या प्रोसेस से गुजरना होता है और कैसे वो एक फील्ड में अपना एनरोलमेंट करा के आ सकता है एज एडवोकेट। अब जब वो एनरोलमेंट करा के आ जाता है तो यहाँ से उसका सीखना स्टार्ट प्रारंभ हो जाता है। इससे पहले भी उसने काफ़ी कुछ किताबों से सीखा, लेकिन किताबों से हटकर जो एक दुनिया आती है वो प्रैक्टिकल लाइफ की, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमेशा आपकी किताबों से उलट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अधिक से अधिक थोड़ी ये जी जानकारी रखनी है कि आपको जो डेली प्रोसेस में जो ड्राफ्टिंग काम आती है वो ड्राफ्टिंग की नॉलेज आपको होनी चाहिए। सभी को पता है कि कोर्ट में सभी का सेम प्रॉब्लम है कि सिखाता कोई नहीं है, बिल्कुल कोई नहीं सिखाएगा आपको। कोई नहीं कहेगा ये इस चीज का प्रार्थना पत्र होता है, ये इस चीज का प्रार्थना पत्र होता है। आपको खुद को ही वो चीजें देखनी है, समझनी है। ठीक है, तो इसी वीडियो में मैं आपके इसी सवाल का जवाब लेकर आया हूं कि कोई नहीं सिखाता, आपको ड्राफ्टिंग कैसे सीखनी है। देखिए, जब भी आप कोर्ट में जाते हो तो आपको 6 महीना 1 साल हो जाता है। कोई कहता है मैंने कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं सीखा। तो सीखने के लिए आपको अपना दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। सही बात है, कोई नहीं सिखाएगा, इसके लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। जो ड्राफ्टिंग वो करते हैं, अब जरूर नहीं वो सिखाएंगे तो ही आप सीखोगे। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जहां से आप सीख सकते हो, जहां से आप नॉलेज गेन कर सकते हो कि वो चीज क्या है। अब देखिए, मेरे पास में जैसे कि एक किताब है ये, ठीक है, इस पर मैं नाम अब नहीं बता पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि फिर उसका एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास में किताब है, इसमें किताब में जो डेली प्रोसेस में ड्राफ्टिंग यूज होती है वो इस किताब में है। मतलब आप देखोगे कोर्ट में जब भी आप कोई भी प्रार्थना पत्र लगाते हो, चाहे वो जमात का लगाओ, चाहे वो हाजिर माफी का लगाओ, या कोई शिकायत का लगाओ, किसी भी चीज का आप कोई भी प्रार्थना पत्र लगाते हो कोर्ट में, ठीक है, तो कैसे लगाया जाता है, कैसे लगानी होती है उसको, उसकी ड्राफ्टिंग क्या होती है, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेली बेसिस पे काम आता है। हर रोज ये चीज काम आती है। अगर किसी की जमात करवानी तो आपको पता है 437 लगा, सीआरपी 437 जो पुरानी थी, अभी तो नया हो गया है, 437 की एप्लीकेशन लगानी होती थी। ठीक, अगर इंटरसेप्टिव बेल लगाना होता है तो 438 की, और अगर कोई आपको सेशन कोर्ट से जमात लगाना 439 की सीआरपीसी। ठीक है, तो मतलब कि हर स्टेज पे आपको जमात का प्रार्थना पत्र लगाना होता है, उसमें कुछ चेंजेस भी करने होते हैं। अब ये नहीं कि सारा का सारा जो मैटर होता है वो एक ही चलता है, ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको मार्केट से या ऑनलाइन कहीं से भी एक ड्राफ्टिंग की बुक परचेज करनी है, जहां से आप आराम से घर बैठे आप सीख सकते हो छोटे मोटे। और फिर जब आप कोर्ट में प्रैक्टिस करोगे डे बाय डे, आपको ये चीजें काम भी आएगी और आप इससे अपनी पकड़ मजबूत कर लोगे। साल 1.5 साल में आपको हर एक चीज मुख जमानी अपने मुंह से याद रहेगी। तो इस किताब में क्या क्या सीखने को मिला है वो मैं आपको बता दूं। जो इसकी इंडेक्स है वहीं से मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज है, क्या क्या चीज नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ड्राफ्टिंग के मामले में बता रहा हूँ। जैसे ये कह रहा है, अगर कोई संज्ञेय कॉग्निजेंस ऑफेंस होता है तो उसकी एफआईआर कैसे की जाती है, इसका ड्राफ्टिंग है। प्रथम संज्ञेय अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई न करने का प्रार्थना पत्र का प्रारूप। अगर आपने एफआईआर दर्ज करवा दी तो फिर भी उस पर वो कार्रवाई नहीं हो रही है, तो उसके अगले स्टेज पर आपको क्या ड्राफ्टिंग करना है वो भी इसमें है। न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष इन्वेस्टिगेशन कराने के आदेश हेतु प्रार्थना पत्र का प्रारूप। मतलब कि अगर आपको मजिस्ट्रेट साहब से इन्वेस्टिगेशन करवानी है पुलिस के माध्यम से, तो उसका भी इसमें ड्राफ्टिंग का पूरा पूरा बताया गया है। कौन सेक्शन में सब कुछ इसमें बाई डिटेल बता रखा है। और भी है इसमें 24 घंटे से अधिक नियुक्त किए जाने पर अभियुक्त की रिहा हेतु जो प्रार्थना पत्र का प्रारूप। अगर 24 घंटे के अंदर अंदर कोई भी पुलिस नियर बाय मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश नहीं करता तो उसका ड्राफ्टिंग भी है कि भाई उसको रिहाई तो जो भी है उसको छोड़ दिया जाए। ठीक है, अभियुक्त का चिकित्सीय परीक्षण करवाने के लिए प्रार्थना पत्र का प्रारूप। अगर किसी आदमी के कोई एक्यूज है, अभियुक्त है, चोट आई है और पुलिस उसका मेडिकल नहीं करवा रही है, तो ऐसे में आप कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश करके उसका मेडिकल करवा सकते हो। इसकी ड्राफ्टिंग भी इसमें है। अगर आपको ये बोले कि आपको कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगानी है, प्रार्थना पत्र लगाना है कि भाई किसी एक्यूज है, उसको थोड़ा चोट आई है, अब उसका मेडिकल पुलिस तो नहीं करवा रही, आपको कोर्ट से डायरेक्शन दिलवाना है, तो आप कैसे लिख पाओगे, आपको पता ही नहीं है। तो इसलिए बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई नहीं सिखाता तो बुक्स आपको प्रत्येक बात सिखा देगी, और थोड़ा बहुत आप वहां से कोर्ट से थोड़ा मालूम कर सकते हो कि कैसे क्या होता है। पूरा कोई नहीं बताता, लेकिन छोटी मोटी हल्की फुल्की बातें कोई बता देता है। ठीक है, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। जमानती अपराधों में जमानत लेने के लिए प्रार्थना पत्र, जो भी जमानती अपराध होते हैं, ठीक है, उनमें प्रार्थना पत्र कैसे बनाया जाता है, कैसे उसका ड्राफ्टिंग करी जाती है।
अजमानती अपराधों में, जिसमें जमानत होने का प्रावधान नहीं है, उसमें कैसे जमानत दी जाती है। सेशन कोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र कैसे लगाया जाता है, उसकी ड्राफ्टिंग कैसे होती है। एंटीसिपेटरी बेल के लिए जमानत पत्र का ड्राफ्टिंग, अगर कोई चालान 60 दिन के अंदर अंदर प्रस्तुत नहीं किया जाता, मतलब कि ऑफिस आपको पता है 7 साल या 10 साल से कम जो भी होते हैं केसेस होते हैं, उसमें अगर 60 दिन की जो लिमिटेशन होती है चालान पेश करने की, उस अवधि के अंदर अंदर अगर कोई चालान पेश नहीं करता तो उसको डिफॉल्ट बेल मिल जाती है, वही 90 दिन। ठीक है, 10 साल से ऊपर जो भी, 7 साल या 10 साल से ऊपर जो भी होता है, उसमें अगर कोई चालान पेश नहीं होता तो उसमें 90 दिन जो लिमिटेशन होती है चालान पेश करने की कोर्ट में, अगर वो नहीं मिलती कोर्ट को, तो 90 दिन के अंदर अंदर फिर वो डिफॉल्ट बेल के लिए एप्लीकेशन लगा सकता है, उसका भी इसमें ड्राफ्टिंग दे रखी है। अब इसमें जमानत द्वारा दी गई जमानत वापस लेने के लिए अगर किसी जमानतदार ने जमानत दे दी और वो कहता है साहब मुझे तो इस पर भरोसा नहीं है, आप मेरी जमानत वापस दो, तो उसका प्रोसेस क्या है, उसका प्रार्थना पत्र आप कैसे लगाओगे, वो भी इसमें है। ठीक है, कोई अक्यूज है जिसने अपनी बेल करवाई लेकिन वह समय पर वापस टाइम टू टाइम कोर्ट में उस डेट को नहीं आया, तो उसके जमानत मुश्किल क्या जब्त हो जाते हैं। ठीक है, अब जमानत जब्त हो जाती है, उसके बाद में उसकी पुनः जमानत कैसे करवाई जाती है। ठीक है, पुनः 437 की एप्लीकेशन में क्या ड्राफ्टिंग होती है, 446 सीआरपीसी उसमें कैसे ड्राफ्टिंग होती है, उसका भी प्रारूप इसमें दिया गया है। तो ये डेली बेसिस पे काम आने वाले होते हैं, जो आपके सीनियर होते हैं उनके डेली बेसिस पे इनको एप्लीकेशन टाइप करवानी होती है। ठीक है, जमानत जब होती रहती है, वापिस उनकी बेल होती रहती है, तो ऐसे में ये चलता रहता है काम। अब जमानत मुचल के जब्त हो जाने पर तारीख पेशी से पहले नई जमानत करवाने के लिए पत्रावली के प्रार्थना पत्र, अब पत्रावली मतलब कि जो फाइल होती है उनको भी कर वापस कोर्ट में, अब मान लीजिए वो डेट है 10 अगस्त 2024 और बंदा आज आ गया कोर्ट में 6 अगस्त 2024 या 5 अगस्त 2024 या 4 अगस्त 2024 को। ठीक है, अब तारीख तो अगली है, उसको बीच में आ गया, तो ऐसे में कोर्ट में बीच में एप्लीकेशन कैसे लगाई जाती है, कोर्ट से उसे पुनः वापस कैसे उस फाइल को कोर्ट में होगा, तो उस पर सुनवाई की जाती है, तो इसकी भी ड्राफ्टिंग होती है, तो इसका भी प्रारूप इसमें दिया गया है। परिवादी की हाजिरी माफी हेतु प्रार्थना पत्र, आपको पता है कोर्ट में हाजिरी माफी सबसे अधिक लगाई जाती है, कि अक्यूज है या परिवादी है, बार बार तो कोर्ट आता नहीं, वो वकील साहब को फोन कर देता है, साहब मैं यहीं से पैसे भिजवा देता हूँ, आप थोड़ा देख लीजिए, ये मेरा काम है या मुझे कहीं इमरजेंसी से बाहर जाना है, तो थोड़ा आप देख लीजिए अपने हिसाब से करवा लीजिए। अब उसको अधिकतर लोगों को तो भी पता चल गया कि हाजिर में भी डाली जाती है, पहले इतना पता नहीं होता था, पहले क्या साहब आप देख लेना, तो वकील साहब कहते थे हाँ ठीक है मैं अपनी तरफ से देख लूंगा, जो भी होगा मैं अगली डेट ले लूंगा। लेकिन अभी अधिकतर लोग अवेयर हो चुके हैं, उनको पता है कि अगर मैं नहीं आऊंगा तो क्या कोर्ट में पेश होगा और कैसे क्या होगा, मतलब अभी का काम पारदर्शिता का है, सभी के आमने सामने काम है। ठीक है, तो उसी हाजिर माफी कैसे लगाई जाती है उसका भी ड्राफ्टिंग आपको मिल जाती है। संबंध मामले में परिवार को वापस लेने दो। मामले दो होते हैं, एक संबंध मामला, एक वारंट मामला। अगले वीडियो में अपन ये भी बात करेंगे संबंध मामला क्या होता है, वारंट मामले क्या होते हैं। ठीक है, तो संबंध मामले में वो परिवार को वापस लेने हेतु प्रार्थना पत्र भी दिया जाता है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, तो उसकी भी ड्राफ्टिंग इसमें है। शमनीय अपराधों में राजीनामा हेतु, अब मान लीजिए कोई अपराध ऐसा हुआ है जो शमनीय है, कोर्ट द्वारा समझौता किया जा सकता है। ठीक है, तो उसमें कोर्ट को अपन को एक एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र देना होता है कि साहब इस पार्टी के बीच समझौता हो चुका है और ये भविष्य में किसी भी प्रकार का वाद विवाद नहीं चाहते हैं, तो आप ये प्रार्थना पत्र स्वीकार करके इसमें जो राजीनामा है उसकी अनुमति दे दे। तो ऐसे में भी कोर्ट को प्रार्थना पत्र पेश किया जाता है, इसकी भी आपको ड्राफ्टिंग वगैरह, अगर आप ऐसा कोई बुक को खरीदते हो तो उसमें आपको ड्राफ्टिंग मिल जाती है। ठीक है, एक भाई शमनीय अपराधों में राजीनामा की अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र। ठीक है, कई बार कोर्ट से अनुमति भी लेनी होती है, तो उसमें आप प्रार्थना पत्र कैसे लगाओगे, पेश कैसे करोगे, अनुमति कैसे लोगे, उसका भी आपको इसमें डिटेल दे रखा है। ठीक है, अभियुक्त की साक्ष्य लेखबद्ध किए जाने हेतु प्रार्थना पत्र का, अब किसी बच्चे से जो अभियुक्त है उससे जो एविडेंस कलेक्ट किया जाता है उसका प्रार्थना पत्र आप कैसे लगाओगे। किशोर का प्रकरण विचारण हेतु किशोर न्यायालय बोर्ड को स्थानांतरण किए जाने, तो अब मामला एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए भी आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, मतलब हर बात की कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र लगाना पड़ता है। इसकी आपको जानकारी हो करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, सीखने के लिए आपको कुछ बुक्स तो परचेज करनी पड़ेगी मार्केट से। एक बार आप बड़े मार्केट जाओ, अच्छे मार्केट में जहाँ लॉ के अकॉर्डिंग सारी बुक्स मिलती है, वहां से उनको चेक करो कि कौन सी आपके लिए किफायती फायदेमंद है,
इसमें आपको अधिक नॉलेज मिल सकती है जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में और आपको इंप्रूवमेंट कर सकती है। तो ऐसी किताबें आप परचेज करो जो आपकी डेली डे बाय डे में जो काम आए। ऐसा नहीं कि आपको अदल बदल सब कुछ कलेक्ट करके घर में इकट्ठा कर दिया, ऐसा नहीं करना है। मेन मेन इंपॉर्टेंट किताबें आप छांटो, देखो उसमें, लाओ घर में एक ही, ज़्यादा नहीं लानी, लाओ घर में एक ही, उसको देखो अच्छे से कि यह चीज़ कितनी काम की है, डे बाय डे आपको कौन सी काम है, या फिर 2 महीना 3 महीना 4 महीना 6 महीना कोर्ट में जाओ, आपको समझ में आएगा यार क्या क्या चीज़ें मेरे को सीखनी है, क्या क्या चीज़ें मेरे को नहीं आ रही, या फिर कौन कौन चीज़ें जो मेरे को ये यहाँ से नहीं सीख पा रहा हूँ मैं। ठीक है, जैसे ड्राफ्टिंग हम नहीं सीख पाओगे कि बॉस ऐसे होते हैं या तो आपको फाइल पढ़ने नहीं देंगे, ड्राफ्टिंग का प्रारूप जल्दी लाया आया करा कोर्ट में पेश कर दिया, ठीक है, गाल दे उसको मत छेड़, फाइल को मत छेड़, ये फट गई वो कर गया, मतलब 10 तरीके होते हैं ऐसे बहुत सारे जो आपको डिमोटिवेट करेंगे। लेकिन सीखने के लिए आपको थोड़ा दिमाग को आगे बढ़ाना, लेकिन सीखना आपको, दिमाग भी आपको लगाना हो। कोई आपको ऐसे नहीं कहेगा कि तू आगे बढ़, तू आगे आ, मैं तेरे सपोर्ट में हूँ, ये वहाँ नहीं चलता। वहाँ तो भाई तू आ जा, फोकट में काम कर जा, बैठ जा, घर चला जा, ठीक है। आपको सीखना तो आपको ध्यान रखना ये चीज़ है कि आपको सीखने के लिए हमेशा एक्टिव रहना है। कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही तो गूगल है अपने पास में, दूसरे जो खास है जो आपको लगता है वो आपको बता सकते हैं, उनसे पूछो। हर चीज़ से ऐसे नहीं कि यार तू बता दे तू बता, ऐसे तो आपको सब चूतिया समझेंगे, तो ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। किताबें सबसे बेस्ट होती है सीखने के लिए। तो आप डे बाय डे जब कोर्ट जाओगे तो नेटवर्क तो बन ही जाएगा, लोग तो जाने जाएंगे, और सीखने के लिए किताबें ही, और प्रैक्टिकल रूप से आप जो वहाँ से सीख रहे हो कि छोटी छोटी प्रोसीडिंग कैसे होती है वो आप वहाँ से सीख जाओगे। तो ऐसे में आप खुद को इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। और क्या प्रार्थना पत्र है मैं ये भी बता देता हूँ। किसी बच्चे को अगर किसी ने पुलिस ने पकड़ लिया तो उसका जमानत पत्र का प्रारूप जो ड्राफ्टिंग होती है वो कैसे लगाई जाती है वो भी इसके बारे में है। दोष सिद्ध एवं दंडित किए जाने के बाद अपील पेश करने के समय तक जमानत के लिए प्रार्थना पत्र का प्रारूप, ठीक है। क्रिमिनल अपील ये नहीं, देखो अपील, रिवीजन, निरीक्षण ये भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इन पर थोड़ी आपकी कमांड होनी चाहिए, कौन से एक्ट में रिवीजन आता है, कौन से एक्ट में अपील आती है, कौन से एक्ट में अपन क्या कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। जब किसी पर कोई भी आपका केस होता है उस पर कोई भी सजा सुनाई जाती है या किसी को बाइज्जत बरी का किया जाता है तो दोनों में अपील होती है, ठीक है। जिनमें अपील होती है निरीक्षण भी होता है, रिवीजन भी चलता है, बहुत सारी चीज़ें उस पर भी आपको थोड़ा ध्यान देना है। अब ये कह रहा है इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब्त अथवा बरामदशुदा संपत्ति या वस्तु प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र का प्रारूप। इस बात को समझो कि कोई घर है, उस घर में क्या चोरी हो जाती है, चोरी में गहने, घर का सामान, अच्छे खासे पैसे, नोट, गिड्डी सब चोरी करके ले जाता है। अब होता क्या है, आप कोई भी है जो कि पीड़ित है वो पुलिस थाने जाता है, पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाता है। रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद में मान लीजिए पुलिस उस चोर को पकड़ लाती है और वो सामान भी जब्त कर लेती है। अब ये तो है नहीं कि सामान जब्त करते ही परिवादी को बुलाए कि आ जाओ साहब ये आपका ले जाओ, ठीक है, पीड़ित पक्ष बुलाए आ जाओ और ये आपका सामान ले जाओ, ऐसा नहीं होता। उसमें सब कुछ उसका फाइल बनती है, फाइल में सबका समराइज डिटेल, उसमें डिटेल आती है उसमें कौन सा क्या चीज़ है कब है, और उसको कोर्ट के अंदर आप एक आवेदन देके तभी छुड़वा सकते हो, उससे पहले आप नहीं छुड़वा सकते। उसका आवेदन की ड्राफ्टिंग क्या होती है वो भी आपको सीखने को मिलेगी, आप सीखोगे, क्योंकि ये 451, 452, 453 ये वो धाराएं हैं जिसमें कोर्ट में अपन आवेदन लगाते हैं कि साहब हमारी कोई संपत्ति है जो कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन द्वारा जब्त करी है और ये हमारी है, अगर कोर्ट में रहेगी तो ये अस्त व्यस्त इस मतलब खराब हो जाएगी, पड़े पड़े खराब हो जाएगी, इनका यहाँ पर कोई काम नहीं है, तो ये अपने जो भी इनके मालिक हैं उनको सुपुर्द के नामे पर सुपुर्द की दी जाए। तो ऐसे यहाँ पे आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ती है जो कि आपको सीखनी पड़ेगी। अब आपको पता है कोई गाड़ी जब्त हो जाती है, गाड़ी के कागजात जब्त हो जाते हैं, लाइसेंस जब्त हो जाते हैं, ठीक है, तो इसमें एक आवेदन दिया जाता है। उस आवेदन का अलग अलग प्रारूप होता है जहाँ पर छोटे छोटे अपराध होते हैं जिनमें आप जुर्म स्वीकार कैसे किया जाता है उसकी भी अर्जी भी आपको आनी चाहिए, क्योंकि हर बार छोटे छोटे जो मामले होते हैं, गाड़ी जब्त हो गया, लाइसेंस जब्त हो गया, चालान कट गया, तो यहाँ पर जुर्म स्वीकार की अर्जी भी लगाई जाती है, ठीक है। पहले एक प्रार्थना पत्र लगाया जाता है, प्रार्थना पत्र के अगले दिन आपको जिस टाइम सुनवाई होती है उस टाइम आपको जब केस डायरी आ जाती है, केस डायरी के बाद में आपको जुर्म स्वीकार, पीजी बोलते हैं उसको, जुर्म स्वीकार लगाया जाता है। तो ये चीज भी आपको आनी चाहिए। अब ये कह रहा है कि विचारणा के दौरान जब्त अथवा बरामदशुदा संपत्ति या वस्तु प्राप्त करने तो प्रार्थना पत्र का प्रारूप हो गया। विचारण के दौरान एक तो हो गया इन्वेस्टिगेशन के दौरान जहाँ चल रही है, ठीक है, मतलब इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसके दौरान एक कोर्ट में विचारण चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चलती है पुलिस के दौरान और विचारण चलता है कोर्ट में, ट्रायल चल रहा है, मतलब चालान पेश हो गया, ट्रायल चल रहा है, ठीक है।
अब वो एक है कि विचारण की समाप्ति के बाद जब ट्रायल समाप्त हो जाता है उसके बाद में कैसे जो बरामद शुदा है कोर्ट में जो पड़ी है आपकी जो भी है उसको कैसे आप ड्राफ्ट करके कोर्ट में पेश करके जो शपथ पत्र है वो लगा सकते हो। ठीक है, अब आता है इसमें और भी ऐसी बहुत टर्म, मतलब कुल मिला के इसमें आपको बता दूं 40 ड्राफ्ट के केसेस हैं जहां आपको डे बाय डे जो भी प्रॉब्लम आती है सीखने में उनका ये हल है। तो कहने का मतलब है सीखने के लिए आपको कुछ चीजें जो मैंडेटरी है वो परचेज करनी पड़ेगी मार्केट से, और उन्हीं चीजों को देखकर आपको लिखकर सीखकर कोर्ट में प्रैक्टिकल करना है। ये प्रैक्टिकल ही आपको डे बाय डे इम्प्रूवमेंट ऑटोमेट आप देखोगे पढ़ोगे समझोगे, थोड़ा बहुत घर से देखोगे थोड़ा लिखोगे, कोर्ट जाओगे कोर्ट में आप शपथ पत्र जो भी बनाओगे जैसे भी ड्राफ्ट सीखोगे देखोगे यहाँ का जो लिखा हुआ है वो कैसा है, यहाँ का लिखा हुआ कैसा है, दोनों में आप सिमिलरिटी दिखाओगे या कुछ चेंजेस देखोगे तो आपका दिमाग ऑटोमेटिक खुलता जाएगा, नहीं यार उसमें ये चीज़ें आप अपनी तरफ से भी कुछ चीज़ें या कुछ लाइनें वो ऐड कर सकते हैं। जैसे आप स्कूल में आपने देखा होगा आप एप्लीकेशन लगाते हो, ठीक है, स्कूल से छुट्टी लेने की, या फिर आप कहीं बाहर जाते हो आपके पिताजी का स्थानांतरण हो गया या कहीं किसी भी चीज़ के लिए आप छुट्टी लगाते हो तो उसमें एप्लीकेशन टाइप करते हो। ठीक है, तो ऐसे ही कोर्ट में हर एक चीज़ के लिए एप्लीकेशन लगती है, उस एप्लीकेशन के द्वारा ही उनके पास में रिकॉर्ड होता है, उस रिकॉर्ड के थ्रू आपका सारा कुछ काम कोर्ट में ये होता है। तो ठीक है, इसके लिए आपको हर चीज़ का एक प्रार्थना पत्र कोर्ट में पेश होता है, तो वो चीज़ें आपको सीखनी जरूरी है। सीखोगे, अगर आपको कोई नहीं सिखाता तो आप बुक्स परचेज करें वहाँ से देखे और अपने सीनियर से देखे भाई ये मामला किस तरह चल रहा है, इसमें क्या करवा, मतलब अगर कोई ट्रायल चल रहा है तो ट्रायल में किस चीज़ के लिए प्रार्थना पत्र पेश हो रहा है, एक्ट दे के घर आके उस चीज़ को देख लें ऊपर नीचे करके कि हाँ यार मैंने वो चीज़ करी थी। तो उसके बाद में क्या होना है, इसके पीछे क्या होना, ड्राफ्टिंग में आ जाएगा। ड्राफ्टिंग में आने के बाद में इसकी अगली स्टेज क्या है, उसमें और अपन क्या पेश कर सकते हैं वो थोड़ा आप सोचो, दिमाग लगाओगे, और इसमें और क्या बचाव के लिए, या अगर आप अक्यूज की तरफ हो तो बचाव तो करना ही है आपको, परिवादी की तरफ हो तो अगले पर कैसे अपन तीर निशाने लगा सके ताकि अपना जो पक्षकार है उसको न्याय दिला सके। तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीखने के लिए, क्योंकि आपको एक चीज़ ध्यान रखना, अभी जो वकालत में नए नए फील्ड में आ रहे हैं तो वाकई में उनकी जो स्थिति है नींव है वो काफ़ी कमजोर है सीखने के प्रोसेस में। ठीक है, आए कोर्ट में बैठे दिन भर गप्पे शप्पे लड़ाए बातचीत करी और फिर शाम को घर निकल लिए। ठीक है, तो ये नए एडवोकेट्स को बिल्कुल नहीं करना है। थोड़ा कोर्ट वोर्ट में घूमो, आपको कोई मना नहीं करता वहाँ पे कोर्ट में, आराम से जाओ, किसी भी कोर्ट में आप एंट्री कर सकते हो, सिवाय कुछ मामलों में होते हैं जहाँ पर आपको एंट्री नहीं मिल पाती, बल्कि आपको सीखने के लिए आपके लिए पूरा समुद्र खुला है, आप आराम से वहाँ से सीख सकते हो। ठीक है, तो सीखने के लिए तो आपको किताबें तो पढ़नी पड़ेगी, और किताबें ऐसी जो इम्पोर्टेंट हो, जो आपको दिखे कि नहीं यार इससे कहीं ना कहीं मेरे को बेनिफिट हो सकता है। और बहुत सारी चीज़ें इसमें जो आपको मतलब डे बाय डे, अगर किसी को रिमांड के बारे में नहीं पता, एफआईआर के बारे में नहीं पता, चार्जशीट के बारे में नहीं पता, 161 के बयान के बारे में नहीं पता, बयान मुलजिम के बारे में नहीं पता, ठीक है, क्रॉस एग्जामिनेशन के बारे में नहीं पता, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, एविडेंस, क्रॉस एग्जामिनेशन, ठीक है, ट्रायल प्रोसेस, इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, मेडिकल, अन्य अन्य मामलों में अन्य अन्य केसेस आते हैं, अन्य अन्य वर्ड आते हैं, शब्द आते हैं, तो वो चीज़ें भी आपको डे बाय डे कोर्ट में सुनने को मिलेगी। फिर उसको आओ आप अपने नोटबुक में डाउन करो, लिखो उसको, ठीक है, नोट डाउन करो, नोट डाउन करके उसको सर्च करो, देखो, समझो, उससे रिलेटेड अगर वो बुक बनती है, बुक दिख रही है तो वो परचेज करो, ये आपके लिए इन फ्यूचर बहुत ही काम आएगा। ठीक है, और बात रही सीखने का, तो सीखने का कोई एक मेथड नहीं है, आप किसी भी मेथड से सीख सकते हो, बस दिमाग में होना चाहिए कि हाँ मुझे सीखना है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर, जैसे अपन पढ़ने के लिए स्कूल में जाते हैं तो पता नहीं अपन कितने स्कूल चेंज कर लेते हैं, अरे यार इस स्कूल में पढ़ लिया, अब दूसरे स्कूल में जाते हैं, दूसरे स्कूल पढ़ तीसरे स्कूल में जाता है। ठीक है, वो चेंज करता रहता है कि 5 साल इसमें पढ़ लिया, 2 साल इसमें पढ़ लिया, 3 साल इसमें पढ़ती है। ठीक है, तो मेथड तो क्या चेंज होता रहता है, सीखना चेंज नहीं होना चाहिए कि हाँ मेरे को सीखना है तो सीखना आपको सेम रखना है, जो चीज़ें सीखनी है उसको नहीं बदलना। ये नहीं कि आज क्या सीखना है तो कल खाया हो गया, क्या तो सीखा ही नहीं मैंने, तो ऐसा नहीं होना। पहले एक चीज़ को सीख के फिर आप जंप करें अगले पर, ताकि आपको एक चीज़ तो क्लियर हो जाए, क्योंकि ये चीज़ें आपको बार बार फेस करनी पड़ेगी, और फेस करने के साथ साथ में अगर आपने नहीं सीखी तो प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ेगी। ये नहीं कि वहाँ पर वो जो आप जाते हो कोर्ट में कोई भी शपथ पत्र या प्रार्थना पत्र पेश कर दिया और जज साहब ने कुछ भी पूछ लिया आपसे और आपको नहीं पता, तो आप कैसे करोगे, नहीं आता आपको, समझ रहे हो बात को। तो ये चीज़ें बहुत ही जरूरी है आपको सीखने के प्रोस्पेक्टिव से। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाना,
और सीखने के लिए अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करना, ताकि हर कोई इस चीज़ से जागरूक हो सके। नए नए सीखेंगे सिखाएंगे तभी अपन जान पाएंगे। ठीक है, तो चैनल को लाइक करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए, और ये वीडियो है अपने दोस्तों को शेयर करते जाइए। धन्यवाद।